अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा पेपर है वो जो फर्स्ट टर्म का पेपर हुआ था उसका पेपर 2 जो सा है फिज़िक्स का, वो हम करेंगे 2023-24 का, 23-24 का। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए 5 सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल इज़ प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो कहता है कि ये जो एच ओ है ना वो आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, पी जो सा आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है और एफ़ आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि क्यू निकालना है आपने इसमें, और जो सी आपकी हाइट है यानी एच आई जो सी है वो आपने निकालनी है। तो ये दो तरह से सवाल होगा। अगर आपने न्यू कन्वर्जन से करना है सवाल तो उसका भी तरीका बता दूंगा, और अगर आपने ओल्ड कन्वर्जन से करना है तो उसका भी बता दूंगा। अगर न्यू कन्वर्जन से करेंगे तो ये एफ़ जो है वो 6 सेंटीमीटर लेंगे और पी जो है -12 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये जो सा पी है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए इसको -12 लेंगे। और क्यू हमने कैलकुलेट करना है और एच आई कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला लगा लें, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f जो है 1/6 हो जाएगा, 1/p 1/-12 हो जाएगा, प्लस 1/q। -12 को उठा के उधर ले जाएं तो +12 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें तो 2 + 1/12 यानी 3/12। इसको उल्टा दें तो ये 12/3 यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा क्यू। अब हमारे पास फार्मूला है एच आई ओवर एच ओ इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। एच आई हमने निकालना है, एच ओ हमारे पास 5 है वो लगा देंगे, क्यू हमने जो है वो 4 निकाला और पी जो है हमारे पास -12 है। तो एच जो सा 5 है इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये 20 हो जाएगा। 20 ओवर -12 जब करेंगे आप तो 1.67 सेंटीमीटर आपके पास जवाब आ जाएगा। अब अगर आप ओल्ड कन्वर्जन पे करते हैं तो पी को हम प्लस लेंगे, क्योंकि पी हमेशा प्लस में हम लेते हैं ओल्ड कन्वर्जन में, और ये कन्वेक्स मिरर है इसलिए इसमें फोकल लेंथ जो सी है वो प्लस लेंगे और क्यू भी प्लस आएगा। तो 1/f 1/6 आ जाएगा, 1/p 1/12 आ जाएगा, प्लस 1/q। इसको उठा के इधर ले जाए, -1/12, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये 2 - 1 आ जाएगा, यानी कि अगर इसको उल्टा दें तो ये 1/12 है तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा क्यू जो सा। उसके बाद हम फार्मूला वही लगाएंगे, एच आई ओवर एच ओ इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। एच आई हमने निकालना है, एच ओ हमारे पास 5 है, क्यू भी हमारे पास 12 आया है, पी भी हमारे पास 12 है, दोनों कट के तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आई हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। दूसरा क्वेश्चन जो सा है इसका वो कुछ इस तरीके से है, इफ़ यू यूज़ ए मैग्नीफाइंग ग्लास इन सनलाइट इट कुड बर्न दी पेपर, जस्टिफाई योर आंसर इन 3 पॉइंट्स। तो वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो पेपर को बर्न कर देता है, तो बताएं ये 3 पॉइंट्स में कैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आप इसमें ये लिखेंगे कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है यानी कन्वेक्स लेंस वो एक जो पॉइंट के ऊपर लाइट को इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। तो पहला आ जाएगा कि ये कन्वर्ज एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे आप कन्वर्ज करेगा। दूसरा इसका पॉइंट जो सा आप लिख सकते हैं ड्यू टू कन्वर्जेंस, यानी कि कन्वर्ज होता है वो ऑफ लाइट, जो लाइट रेज होंगी वो फोकस होंगी एक 1 पॉइंट। ठीक है जी, ड्यू टू कन्वर्जेंस लाइट रेज जो सी होंगी वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी। लाइट रेज विल फोकस एट 1 पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो सा है वो आप लिखेंगे कि ड्यू टू दिस ज़्यादा लाइट होगी इसमें तो मोर जो सी हीट है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, तो एट
1 point due to more light, more heat will produce, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से 3 पॉइंट में और भी आप लिख सकते हैं इसमें पॉइंट, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसको अपने लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि ये एक मैंने पिक्चर बना के दी है आपको, तो इसको आप, ये मैं मिटा के आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सवाल है कि ये इस तरह से एक लाइन ये दी हुई है, एक लाइन ये दी हुई है, बस यहाँ तक इसको रोक देता है, और ये एफ़ दिया हुआ है और ये यहाँ पे एफ़ दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो बताएं इसकी रे डायग्राम क्या बनेगी। देखें जी, अगर तो इस के मुताबिक करेंगे तो रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी कि एक रे जो सी है ना इस तरह से एफ़ के अंदर से गुजरेगी, पास आउट होगी सीधी, दूसरी रे जो सी ना ये बिल्कुल सीधी आ जाएगी, ऐसे ये सीधी आएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ पे मिलेगी इस रे को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे लाइन को, तो ये जो सा इमेज है हमारा, यहाँ जहाँ पे दोनों ये मिलती हैं, यहाँ पे हमारा एक इमेज प्रोड्यूस होगा जो कि रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इस तरह से इस पिक्चर के लिहाज से देखें तो एफ़ के अंदर से एक रे गुजरेगी, एक ये जो सी सीधी रे आ जाएगी, जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास जो सा इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड आ जाएगा। यानी कि कहता है कि अंडरलाइन करें इसमें जो इमेज बना है कि इन 4 लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़, 2 लफ्ज़ जो उनसे कोई थे बताने हैं। इन्वर्टेड के साथ रियल आता है और अपराइट के साथ वर्चुअल आता है। तो हमारा ये रियल इमेज बना है, इसलिए ये इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, इसलिए ये हमारे 2 लफ्ज़ आ जाएंगे, इन्वर्टेड और रियल। और विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड, तो ये कन्वेक्स लेंस है जो दरमियान से थिक होता है और साइडों से थिन होता है, तो कन्वेक्स लेंस है। लेकिन अगर आप किताब के लिहाज से देखें तो जितना फासला यहाँ से एफ़ का होता है ना, उतना ही फासला यहाँ पे एफ़ का होना चाहिए दूसरी तरफ भी, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इतना है और ये एफ़ छोटा हो जाए, नहीं, ये गलत बनाई थी पिक्चर, जो सी पिक्चर थी जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई थी। तो ये जितना फासला यहाँ पे उतना ही फासला यहाँ पे एफ़ का होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर कुछ पिक्चर ऐसे बनेगी कि ये जो सी रे है ना ये एफ़ के अंदर से गुजरेगी ऐसे, जब ये एफ़ के अंदर से यहाँ से गुजरेगी ये सीधी चली जाएगी ये, और ये दूसरी रे जो सी ये भी सीधी चली जाएगी, ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी यहाँ पे, इसलिए इमेज यहाँ नहीं बनेगा। हाँ, आप इसको पीछे बढ़ा दें, ये जो सी आपने ये इमेज बनाया है इसको आप ऐसे ही पीछे सीधा ले जाएं। जब आपसे सीधा पीछे लेके जाएंगे आप ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा सीधा, बिल्कुल सीधा, और इसी तरह से इसको भी पीछे ले जाएं, ये भी ऐसे पीछे जाएगा, जहाँ पे जाके ये मीट कर जाएंगे बिल्कुल यहाँ पे आपका इमेज बनेगा जो कि ये ऐसे वर्चुअल होगा, ठीक है, और अपराइट होगा। तो फिर यहाँ पे इसकी ऑप्शन जो सी हो जाएगी वो अपराइट और वर्चुअल की आ जाएगी। और अगर ये दोनों तरफ एफ़ जो सी हैं दोनों बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये सवाल हमने करना था कि इमेज बनाना था, ठीक है। 3 नंबर का ये सवाल था, 1 नंबर इमेज बनाने का, 1 नंबर इनको बताने का इन चारों में से कौन से हैं 2, और 1 नंबर इसका कि कन्वेक्स लेंस कितना। इसके बाद हम पेपर के दूसरे सवाल पे आते हैं, अगले पार्ट पे, वो ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये एक पिक्चर बना के, ये जो पिक्चर के लिए जगह छोड़ी हुई थी खाली, ये मैंने बनाई है पिक्चर्स। कहता है डिफ़ाइन शॉर्ट साइटेडनेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो शॉर्ट साइटेडनेस में ये होता है कि जो सा आई बॉल है ना ये लॉन्ग हो जाता है, और जो सा इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाता है। यानी कि एक इधर से आएगा इमेज ऐसे, एक इधर बन जाएगा, और एक इधर से आएगा और ऐसे एक इधर बन जाएगा, यानी कि 2 इमेज बनेंगे। असल में इमेज यहाँ नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये दोनों जो से यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। तो जब हम लेंस लगा देंगे यहाँ पे तो ये इसके अंदर से गुजर के तो इमेज यहीं पे बनेगा। तो ये हम इसकी क्योर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना था शॉर्ट साइटेडनेस को विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ये मैंने डायग्राम बना दी, ठीक है, जो कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पे बनेगी, इमेज बनेगा।
और जो से ब्लरनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो आपका जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसमें आपको क्लियर इमेज जो सा है वो नज़र नहीं आता। कौन सा क्लियर इमेज नज़र नहीं आता? जो इसको मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। और शॉर्ट साइटेडनेस जो सा है आई बाल के बड़ा होने से बनती है, और इमेज जो सा है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनता है। और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली नज़र नहीं आते, ठीक है जी। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज़ नॉट क्लियर, ठीक है जी। और जो से आपके करीब के ऑब्जेक्ट होंगे वो इसको क्लियर देख सकता है। उसके बाद कहता है स्टेट वन काज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। तो आई बाल जो सा है वो टू लॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसकी ये एक कॉज हो सकती है। और जो सा इमेज जो सा है प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, वो रेटिना से पहले बन जाता है। हाउ कैन वी क्योर शॉर्ट साइटेडनेस? हम शॉर्ट साइटेडनेस को डाइवर्जिंग लेंस लगा के जो सा है उसको करते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस जो सा होता है वो कनकेव लेंस होता है, इसको कनकेव लेंस भी लिख सकते हैं और डाइवर्जिंग लेंस भी लिख सकते हैं। ये अंदर से थिन होता है और साइडों से थिक होता है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस, ठीक है। तो एक नंबर इसका था। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में उसने ये बताया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम हैज़ ए टाइम पीरियड ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो कैपिटल टी हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन मून टू हैव सेम टाइम पीरियड? अगर टाइम पीरियड जो निकाला है 5 सेंटीमीटर सेकंड दिया है, अगर यही हो तो लेंथ जो सी है पेंडुलम की क्या होगी? एल निकालेंगे। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द मून वाज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर 10 होता है, तो इसको 6 टाइम कम कर देंगे तो 1.6 रह जाएगा। आल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम वाइब्रेशन। तो हम सवाल करते हैं, टी जो सा हमें 5 सेकंड दिया गया है, एल हमने कैलकुलेट करना है, जी हमारे पास 10/6 आ जाएगा यानी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी अंडर रूट का फार्मूला लगाएं। 3.14 इसकी जगह पे लिखते हैं, एल जी की जगह पे 1.6 लिखते हैं। तो ये जो सब पूरा फैक्टर है ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ का स्केयर ले लें, स्केयर रूट और स्केयर कट जाएगा, तो 1.6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर जो है आपके पास 1.06 सेंटीमीटर जो सी आपकी लेंथ आ जाएगी, 1.06 सेंटीमीटर। अब उसने साथ ही उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी निकालें, तो वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो इसलिए 1/t यानी 1/5 कर देंगे तो 0.2 हर्ट्ज जो है वो आपके पास जवाब आ जाएगा। 2 सवाल आपको दिए गए जाते हैं, स्पेस दी जाती है। अगर आप दरमियान में लाइन लगा के एक सवाल इधर कर दें और एक इधर कर दें तो दोनों में से जो सवाल सही होगा उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। अब अगले सवाल में कहता है बी में डिफाइन द टर्म्स नॉइज़ अकॉस्टिक्स, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स इन 4 पॉइंट्स। सबसे पहले नॉइज़ की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि ये अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट होता है हमारे ईयर के ऊपर। अकॉस्टिक जो सा होता है ये क्या होता है कि ये जो टेक्निक होती है यानी कि जो इको जो सा है उसको ख़त्म करने के लिए हम टेक्निक जो सी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अकॉस्टिक प्रोटेक्शन होती है। तो अकॉस्टिक क्या होगी? जो कि इको प्रोड्यूस होती है किसी भी हॉल में, थिएटर हॉल वगैरह में, उसको अकॉस्टिक्स कहेंगे। ये 2 डेफिनेशन लिखने के 2 नंबर थे और 4 पॉइंट्स लिखने के अकॉस्टिक्स के, वो हमारे पास 4 नंबर थे, 4 पॉइंट्स लिखने के। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक का ये है कि एक तो ये जो थिएटर हॉल जो उनसे होते हैं, थिएटर्स होते हैं, उसमें से इको को ख़त्म करते हैं और उससे ये होता है कि आवाज़ क्लियर आती है। दूसरे नंबर पे ये है कि आवाज़ जो सी है वो शार्प होती है, अच्छी आती है और ऑडियंस जो सी है उनको सही सुनती है। और इसी तरह से हम तीसरे पॉइंट में लिख सकते थे कि जो से आपकी अकॉस्टिक है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये इको को ख़त्म कर देती है। या ये कह सकते हैं कि जो भी थिएटर हॉल होंगे, लेक्चर हॉल होंगे या जो भी आपके बड़े बड़े जो कमरे होते हैं उनमें ख़त्म करने के लिए हम अकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं।
तो इस तरह से ये ओपन एंडेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये आप खुद अपने लफ्ज़ों में इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन में हमारे ये है, दो पार्ट हैं इसके भी, ठीक है। पहला पार्ट में कहता है वाई इज़ इट डेंजरस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू होल्ड लॉन्ग स्टील पोल अपराइट ड्यूरिंग लाइटनिंग वेदर कंडीशन। यानी कि बारिश का मौसम है तो थंडर स्टॉर्म है, उसमें लाइटनिंग हो रही है, यानी बादलों के अंदर बिजली जो सी प्रोड्यूस होती है। तो उसमें एक स्टील का पोल है जो कि वर्कर्स ने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उससे उनको क्या नुकसान होगा, उनको क्यों डेंजरस है कि वो उस मौसम में उसको पकड़ें। एक्सप्लेन यूजिंग टर्म स्टैटिक चार्जेस। तो स्टैटिक चार्जेस की डेफिनेशन लिखनी थी। स्टैटिक चार्जेस जो से होते हैं वो चार्जेस होते हैं जो कि फ़्लो नहीं कर सकते, मूव तो कर सकते हैं लेकिन फ़्लो नहीं कर सकते, इसलिए उसको स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। 13 चैप्टर में से डेफिनेशन है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है कि वन लाइक चार्जेस एक एंड पे आ जाते हैं और अनलाइक चार्जेस जो से दूसरे एंड पे चले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन लिखने के एक नंबर था, ठीक है। और उन डेफिनेशंस को आपने 6 पॉइंट्स की सूरत में, एक्सप्लेन योर आंसर 6 पॉइंट्स की सूरत में लिखना था कि वर्कर्स क्यों पकड़ते हैं, नहीं पकड़ना चाहिए उन्हें पोल को, स्टील पोल को, उनके पॉइंट्स लिखने थे। तो वो दोनों जो पॉइंट्स थे वो इन दोनों के रेफरेंस से लिखने थे हमने, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी लाइटनिंग होती है तो स्टील पोल जो सा है वो अगर ज़मीन के साथ अटैच है या इंसानों ने पकड़ा हुआ है उसको, वर्कर्स ने पकड़ा हुआ है, तो उनके अंदर जो चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे लाइट के चार्जेस को। तो जब चार्जेस उसके अंदर आ जाएंगे स्टैटिक चार्जेस, तो उससे उनको डेंजरस ये हो सकता है कि उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा उनको झटका लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो चार्जेस हैं वो उनके जिस्म से होकर गुजरेंगे तो उससे उनको नुकसान हो सकता है, या वो किसी तरह से मजबूर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जो से 6 पॉइंट्स की सूरत में इसका आंसर लिख देना था। ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा, ये आप खुद जो है वो कर सकते हैं। ड्रा आई वी करेक्टरिस्टिक ग्राफ्स फॉर एन ओहमिक कंडक्टर incandescent lamp and a thermistor also elaborate the graphs। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आई वी करेक्टरिस्टिक ग्राफ जो सा ओहमिक कंडक्टर का होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। और यहाँ पे जो सी ये लाइन आएगी दरमियान में, ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये रेजिस्टेंस को शो करेगी। जो सा फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू आई आर, हम ये करते हैं V प्रोपोर्शनल टू आई। तो जितना जितना वी बढ़ेगा उतना उतना आई बढ़ेगा, जितना वी कम होगा उतना कम करंट कम होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सी रेजिस्टेंस की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है तो ये ओहम लॉ को ओबे करता है, ये ओहमिक कंडक्टर होगा और इसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनकैंडिसेंट लैंप जो सा होता है इसमें आप जो सा है जब गुज़रता है यानी करंट, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो सा करंट है वो कम हो जाएगा और जो सी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे बल्ब जो सा है वो गर्म होगा, जैसे जैसे बल्ब की वो रेजिस्टेंस जो सी है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर से करंट जो सा है वो कम गुजरेगा, क्योंकि उसके करंट के गुजरने की जो पाथ है वो उसको कम मिलेगा, इसलिए करंट लेस होता जाएगा और रेजिस्टेंस जो सी है वो इसकी इंक्रीज़ होती जाएगी, इसलिए जो ग्राफ होगा इसका ऐसे ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद नीचे जो सा है वो थर्मिस्टर का है कि थर्मिस्टर जो सा है इसमें डिक्रीज़ हो जाती है रेजिस्टेंस जैसे जैसे हीट इंक्रीज़ होती है, और करंट जो सा है वो ज़्यादा पास आउट होता है, और उसके ज़्यादा पास आउट होने से जो सी रेजिस्टेंस है वो इसमें इंक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरीके से जो 3 ग्राफ जो से थे इसमें बनने थे, ठीक है। उसमें 3 ग्राफ में सबसे पहले तो ये था कि जो पहला है उसमें तो फिज़िकल कंडीशन जो सी है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसी तरह से हीट भी नहीं उसमें आती, ठीक है। दूसरे में ये होता है थर्मिस्टर जो जो इनकैंडिसेंट लैंप है, उसमें ये होगा कि हीट सेंसिटिव है रजिस्टर ये, और ये इसका नॉन लीनियर ग्राफ होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। और ये जो सा लैंप है ये जिस तरह से हॉटर होता जाएगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी, और जो सा ये इसका फ़्लो है करंट का वो कम होता जाएगा। लेकिन जो सा थर्मिस्टर है इसमें इसके उल्ट होता है,
ये भी नॉन लीनियर होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो सा है वो जब अप्लाई करते हैं थर्मिस्टर पे तो ये हॉट होता जाता है। उसके हॉट होने से जो सी आपकी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती जाती है। उसकी रेजिस्टेंस से इंक्रीज़ होने से आपका जो सा है जो करंट है उसका फ़्लो जो सा है वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसका करंट का फ़्लो जो सा है वो ज़्यादा हो जाता है और रेजिस्टेंस जो सी होती है वो क्या हो जाती है, इन डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है इसमें इंक्रीज़ होता जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा इसमें रेजिस्टेंस जो सी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। उसके डिक्रीज़ होने से करंट जो सा है वो ज़्यादा फ़्लो करेगा। तो इस तरीके से थर्मिस्टर का ग्राफ जो सा है वो इस तरीके से ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तीन जो से थे ग्राफ थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इनको ग्राफ्स के बनाने के 3 नंबर थे और इनको एलेबोरेट करने के 3 नंबर थे। तो ये अपने लफ्ज़ों में आप एलेबोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको जो सा है पेपर सॉल्व करवाया है। पेपर 1 जो सा है ये पेपर प्री बोर्ड का सॉरी फर्स्ट टर्म का पेपर है 2023 और 24 का फिज़िक्स का। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।